अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास FSC 1 एंड FSC 2। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम का जो आपका स्केड्यूल है वो आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था और आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है। फर्स्ट 25% सिलेबस जो है वो आपका उसका एग्ज़ाम हो चुका है और अब आपका सेकंड 25% सिलेबस जो है उसके एग्ज़ाम के हवाले से और उसकी स्कीम के हवाले से आज आपके साथ जो है वो डिस्कशन होगी। इससे पहले कि मैं सेकंड 25% सिलेबस की डिटेल डिस्कस करूँ आपके साथ, कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ गुजारिशात जो हैं वो सुन लें। आपका जो फर्स्ट 25% सिलेबस था उसके पेपर मार्किंग के हवाले से मैंने कहा था कि जब आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए आप अपने तमाम पेपर अटेम्प्ट कर लें। पेपर मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ और ग्रुप में तमाम स्टूडेंट्स को मैंने ऐड किया हुआ है। FSC 1 के तमाम स्टूडेंट्स को भी, FSC 2 के भी तमाम स्टूडेंट्स को। और इसमें एक मैंने ग्रुप पे भी आपको वक्तन फ़वक्तन ये मैं अलर्ट देता रहा हूँ, कहता रहा हूँ कि आप अपना पेपर रिसीव करने के बाद, अपना पेपर अटेम्प्ट करने के बाद अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। आप स्टूडेंट्स सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स हैं FSC 1 एंड FSC 2 के, और आप जानते हैं कि आपके जो आपका फ्यूचर, नेक्स्ट फ्यूचर जो आपका नेक्स्ट कैरियर है वो आपका इस इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। तो आपको सीरियस होना पड़ेगा अपना। अभी हमारे पास एक ही चैनल है, आप जानते हैं सब कुछ बंद है, ऑनलाइन चैनल के थ्रू ही हम एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और जितनी एफर्ट, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं उतनी हम कर रहे हैं आपके साथ। अगर आप उसमें अपना फीडबैक नहीं दे रहे, आप अपना रिस्पांस नहीं दे रहे, तो इसके लिए फिर आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि अभी तक मुझे बहुत थोड़े से कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने पेपर बर वक्त डिपॉजिट करवाए हैं रिसेप्शन पे, जिनको मार्क करके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी रिजल्ट शेयर कर दिया और वो चाहें तो रिसेप्शन से भी आकर अपने पेपर दोबारा रिसीव कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझसे कांटेक्ट कर लें कि आया उनके पेपर चेक हो गए हैं या नहीं हुए। ताहम अभी आपको दोबारा ये मैं बता दूं, एक दफ़ा दोबारा आपको इस चैनल पे मैं वेबसाइट के थ्रू आपको एक दफ़ा दोबारा बताना चाहता हूं कि आप अपने फर्स्ट 25% के तमाम पेपर आप जल्द अज जल्द रिसेप्शन पे जमा करवाएं ताकि वो मार्क हो सके, आपकी एवेलुएशन आपके सामने आ सके और उस बेस पे आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अच्छे प्रिपेयर हो सकें। और दूसरी बात यह है कि आपका सेकंड 25% सिलेबस की डेट शीट भी आज आपसे शेयर करूंगा, ग्रुप में भी मैंने फॉरवर्ड कर दी थी। सेकंड 25% आपका जो एग्ज़ाम है, सेकंड 25% सिलेबस का जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 मई से स्टार्ट होगा और 6 मई तक रहेगा। और नेक्स्ट ये था कि हमने अपने पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। जो थर्ड 25% सिलेबस और फोर्थ 25% सिलेबस है, मैंने इसके लिए ये डिसाइड किया कि इनका एग्ज़ाम आपका इकट्ठा ही एक ही लिया जाएगा जो कि एट द एंड ऑफ मई होगा। उसमें मैं डेट शीट उसकी स्केड्यूल करके, क्योंकि मई के एंड पे आपके पास ईद उल फितर भी आ रही है, रमज़ान भी है, तो उसको मैं डिसाइड करके वो फिर आपसे नेक्स्ट जो मेरा आपका लेक्चर या नेक्स्ट मेरी जो आपके सामने वीडियो आएगी उसमें आपका वो थर्ड एंड फोर्थ परसेंट सिलेबस की जो है वो डिटेल होगी। तो उसमें यह है कि आपको क्योंकि फेडरल बोर्ड का एग्ज़ाम भी अभी तक तो कोई डेट शीट सामने नहीं आई, मई के आखिरी हफ्ते में फेडरल बोर्ड अपनी डेट शीट भी अपडेट करेगा कि आपके जून के पहले वीक में चांसेस हैं कि जून के पहले वीक से ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएं। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखें, क्योंकि मैंने आपको आपकी स्कीम जो है ये फर्स्ट डे आपकी बहुत पहले जो है ये आपके साथ शेयर कर दी थी, जिसमें आपके तमाम जो आपके हिस्से हैं उनका सिलेबस आपको दे दिया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी पे बैठे रहें, अगर आपको कोई चीज़ प्रिपेयर है तो आप अपना नेक्स्ट अपना हिस्सा जो है वो प्रिपेयर करें और उसकी तैयारी करें। और इसके साथ ये कि आप को अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है, वैसे तो आपने बड़ी डिटेल से ये अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ था, कॉलेज में भी कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आप ज़रूर पूछें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मैंने यहाँ पर मैं FSC 1 से खुसूसन मुखातिब हूँ कि आपके ग्रुप में लास्ट टाइम भी और इस बार भी मैंने आपके न्यूमेरिकल्स, फिज़िक्स से रेलिवेंट जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो शेयर किए हैं। बड़े आसान तरीके से वो न्यूमेरिकल सॉल्व हैं वहाँ पे,
और बड़े आसानी के साथ आपको समझ आ जाएंगे, बहुत ही आसान अंदाज से वो न्यूमेरिकल्स हुए हैं। अगर आपको फिर भी इशू हो, आप मुझसे रब्ता करें, इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकते हैं, टॉपिक के हवाले से पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के हवाले से पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल, मैं हर टाइम आपके लिए जो है वहाँ पर मौजूद हूँगा। और ग्रुप में मैं हैरान हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। इसका मतलब है कि मैं शक में हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आया काम कर भी रहे हैं या नहीं काम कर रहे, क्योंकि वो कोई फीडबैक नहीं देते। और ये बार बार ये बात कर चुका हूँ, बार बार ये आपसे कह चुका हूँ, फिर भी आप देख लें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे और आप उस स्कीम को फॉलो नहीं कर रहे तो इसमें पूरा का पूरा नुकसान आपका है। और लास्ट बात यह कि मैं उन स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपने अप्रैल में अपनी फ़ीस बर वक्त जमा करवाई। और आपको पता है 10 तारीख लास्ट होती है, मई में भी आपने इसी तरह करना है कि अपनी तमाम स्टूडेंट्स अपनी फ़ीसें जो हैं वो बर वक्त जमा करवाएं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कहना पड़ता है, कह कर जो है वो ये कहना पड़ता है कि भाई अपनी फ़ीस जमा करवाएं, तो कोशिश करें कि अपनी फ़ीसें भी आप बर वक्त जमा करवा करें। चलें आए हम डिस्कस करते हैं आपकी स्कीम ऑफ स्टडीज़। फर्स्ट ईयर क्लास की जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसमें हमारे पास जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायो, इंग्लिश, उर्दू, उन तमाम की स्कीम ऑफ स्टडी आपके साथ डिस्कस करूँगा। और जो सेकंड 25% में इंक्लूडेड है, और इसके बाद फिर मैं सेकंड ईयर की डिटेल स्कीम ऑफ स्टडी आपके साथ डिस्कस करूँगा और डेट शीट भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आए चलते हैं हम अपनी सेकंड 25% सिलेबस के स्कीम को डिस्कस करते हैं। FSC 1 क्लास आपकी जो सेकंड 25% प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्कीम है, मैं ये आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और एक बार आपको तमाम सब्जेक्ट्स का जो आपका सेकंड 25% का सिलेबस है वो एक दफ़ा रिकॉल करवा देता हूँ। आप लोग ऑलरेडी ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, ताहम एक बार तमाम टॉपिक्स के को एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ, क्या आपने क्या क्या इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ा। तो मैं तमाम सब्जेक्ट्स फ़िज़िक्स, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात को जो है वो 1 बाय 1 आपके सामने, जो आपका सेकंड 25% स्कीम है, जो एग्ज़ाम आपका 1 मई से होगा, मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स में आपके सेकंड 25% सिलेबस में 3 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 आपका है मोशन एंड फोर्स। चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स आपका नॉर्मली लीनियर मोशन से रेलेवेंट है। ये चैप्टर आप ऑलरेडी इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो आप मैट्रिक क्लास में भी, चैप्टर नंबर आपका 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2 और 3 था, इसमें वही आप मोशन और इसकी टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसी तरह से ये तो वही सब टर्म्स हैं जो आपकी मोशन से रेलिवेंट हैं, पहले भी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। और जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको हम एक बार रिव्यू करेंगे, रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये सारे बेसिकली आपके ये टॉपिक आप ऑलरेडी सारे कर चुके हैं। एक दफ़ा दोबारा आप फर्स्ट ईयर में इसको थोड़ी डिटेल के साथ इनको डिस्कस करते हैं। और इसी चैप्टर में आपके पास मोमेंटम का टॉपिक है, इम्पल्स है, आपके पास एक अहम टॉपिक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इसको हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। कोलिजन, और कोलिजन में आपके पास इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन होता है। इसमें आप इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इसकी एक डेरिवेशन भी आपने इस चैप्टर में पढ़ी है हमने। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, रॉकेट प्रोपल्शन, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है, और प्रोजेक्टाइल मोशन की ही बेस पे जो उसकी एप्लीकेशन है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल को हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में आप सबसे पहले तो
ये चीज़ वर्क को आप डिस्कस करते हैं, और वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके बाद पावर, एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये हमने पढ़ा था। और इस चैप्टर का सबसे अहम टॉपिक जो है वो एब्सलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ा अहम है। एस्केप वेलोसिटी है, उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ बेसिकली फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जिसमें एनर्जी फ्राम टाइड्स, एनर्जी फ्राम वेव्स, सोलर एनर्जी फ्राम बायोमास, एनर्जी फ्राम वेस्ट प्रोडक्ट्स और जियोथर्मल एनर्जी, इसको हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ये भी हमारा मैकेनिक्स से रेलेवेंट है। अभी तक ये हमारा मैकेनिक्स ही चल रही है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं। जो हमने टर्म्स, जो हमने टर्मिनोलॉजीज, जो कंसेप्ट्स हमने लीनियर मोशन से रेलेवेंट पढ़े, वो अब हम सर्कुलर और रोटेशनल मोशन के टॉपिक में हम उसको पढ़ेंगे। और वो सारे के सारे जो टर्म्स हमने पढ़ी थी पहले, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो वो सारी जब हम सर्कुलर मोशन के अंदर या रोटेशनल मोशन के अंदर डिस्कस करते हैं तो वो सारी की सारी एंगुलर हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या है, फिर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और फिर रिलेशन देखेंगे एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज़ का। इसी तरह से रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, और टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले हमने मोमेंटम डिस्कस किया था और यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर हम कुछ एप्लीकेशन इसकी लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम देखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। डिस्क हो गया, हुप हो गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, रियल एंड अपेरेंट वेट, ये भी इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम, और इसी तरह ये बड़ा अहम टॉपिक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ये थी हमारे फिज़िक्स के 25% सिलेबस की स्कीम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, दैट इज़ मैथ्स। मैथ्स में स्टूडेंट्स आपके जो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं उसमें चैप्टर नंबर 4 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इस चैप्टर में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बड़ी डिटेल से पढ़ा, और आपने देखा कि जो आपके पास रिमाइंडर थ्योरम है या सिंथेटिक डिवीजन है, वो इस चैप्टर के अंदर आपने उसको सॉल्व किए करना सीखा। इसी तरह से आपके पास सेकेंडली सॉल्व इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लाना है। इसी तरह से आपने सीखा कि इस चैप्टर के अंदर सॉल्व सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स व्हेन वन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म, बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। कि आपके पास आपने उन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा कि जब एक इक्वेशन को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बनाया या दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो कैसे सॉल्व करना है उनको। इसी तरीके से आपने नेचर ऑफ रूट को डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, और आपने आइडेंटिटी द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। और फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट आर, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जब आप उसके रूट्स आपको दिए गए हों। उसमें नंबर 1 है रेसिप्रोकल n टाइम्स द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, या इंक्रीज डिक्रीज बाय अ गिवन नंबर ऑफ द रूट्स नंबर बाय अ गिवन नंबर द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन। इस तरह से आपने इस चैप्टर के अंदर जो आपका एक लॉ है 1 + मेगा स्क्वायर प्लस मेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और इसी चैप्टर को, इसी एक्सरसाइज, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो गए कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? आपके पास दो किस्म की फ्रैक्शन होती हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर आपके पास ग्रेटर है और न्यूमिनेटर आपका लेस है तो दैट इज़ बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर आपके पास न्यूमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर है और डिनोमिनेटर की वैल्यू लेस है तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन नॉर्मली आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर अप्लाई होती है। इस चैप्टर में सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आया कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसके ऊपर डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो सकती। पहले हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन उससे बनाएंगे और फिर हम उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या है कि स्प्लिट आ प्रॉपर रिलेशनल रैशनल एक्सप्रेशन इनटू partial fraction when its denominator consists of linear factor, repeated linear factor up to 3 or irreducible quadratic factors। तो चैप्टर नंबर 5 में आपकी 5.3 5.4 बड़ी अहम एक्सरसाइज है, ये ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री से रेलिवेंट है आपके, उसमें चैप्टर नंबर 12 है जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। इसी चैप्टर में आपने प्रॉब्लम सॉल्व की ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइट और डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए आपने प्रॉब्लम देखी। और इसी चैप्टर में आपने कोसाइंस के और टेंजेंट्स के लॉज को प्रूव किया। इसी चैप्टर में आपने हाफ एंगल फार्मूला जो है वो देखा। ऑब्लीक ट्रायंगल को आपने इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करना सीखा और डिफरेंट ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना आपने डिफरेंट केसेस के अंदर इसी चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा। और फाइंड सर्कम रेडियस इन द रेडियस एंड रेडियाई ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल और इन टर्म्स मेजर ऑफ द साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ये भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा। और जो आपके पास प्रॉब्लम्स थी जिसमें आपने आर कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1 R2 R3 और डेल्टा जो आपकी प्रॉब्लम्स थी जो आपने फाइंड आउट किए थे वो भी अपने चैप्टर नंबर 12 में सीखा। चैप्टर नंबर 13 आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अहम चैप्टर है आपका। इस पे आपने क्या देखा, इस चैप्टर में आपने डोमेन एंड रेंज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की आपने, और जो आपके पास प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इसी चैप्टर में आपने क्या किया कि एस्टैब्लिश एंड अप्लाई द फार्मूला फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर नंबर 14 आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में आपने सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और जो जनरल सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन का, या डिस्कार्ड द एक्सट्रेनियस रूट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ये आपने चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ा। मैथ में ये आपके चैप्टर्स शामिल थे सेकंड 25% सिलेबस में। मैथ के बाद हम चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में आपका चैप्टर नंबर 5 इंक्लूड है और चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ है। इस चैप्टर में आप वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर के बारे में, पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस ये आपने डिस्कस किया था, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, लाइफ साइकिल ऑफ HIV, वायरल डिजीज़ में आपने हेपेटाइटिस, हर्प्स, पोलियो एंड लीफ कर्ल वायरस डिजीज़ ऑफ कॉटन, प्रॉन्स एंड वायर्स स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स ऑफ डिजीज़ काज्ड बाय देम, ये भी आपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट जो बायोलॉजी का चैप्टर इंक्लूड है वो चैप्टर नंबर 7 है जो कि प्रोटिस्ट एंड फंजाई, प्रोटिस्ट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो टॉपिक है पहला आपका। और जो मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट हैं प्रोटोजोआ, एल्गी और माइक्सोमाइकोटा, ओ माइकोटा। और जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है फंजाई के वो भी आपने इस चैप्टर में डिस्कस किए थे, डाइवर्सिटी अमंग फंजाई, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और बेसिडायोमाइकोटा। इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंस है फंजाई की वो भी आपने इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस की है। और जो नेक्स्ट चैप्टर इंक्लूड किया गया है वो आपका चैप्टर नंबर 10 है बायोलॉजी का, फॉर्म एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। इसमें आपने जो अहम टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और इसके बाद जो मेन टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। इसमें आपने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स एंड थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स जो है वो डिस्कस किया था। और स्पोर्ट इन प्लांट्स और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स,
और इसी तरह से ग्रोथ रिस्पॉन्सेज इन प्लांट, ये भी आपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ा था। ये आपके 3 चैप्टर इंक्लूड हैं सेकंड 25% सिलेबस में बायोलॉजी के भी। और बायोलॉजी के बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर भी आपके 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं और ये तीनों चैप्टर आपके स्टेट ऑफ मैटर पे हैं। और आप जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर में आपके पास 3 मेजर स्टेट हैं। इसमें पहला जो चैप्टर नंबर 4 है वो आपका स्टेट ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट को डिस्कस किया गया है। इसमें आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ और बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया इस चैप्टर में। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये आपने पढ़ा था। एवोगैड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन और उसकी ये डेरिवेशन है। गैस कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। और इसी तरीके से इसी चैप्टर में आपने इनकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन और वेंडर्स वाल्स इक्वेशन, वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, ये आपकी बड़ी अहम टॉपिक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जॉल थॉमसन इफेक्ट। और इसी तरीके से लाइन्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा को भी इस चैप्टर के अंदर आपने डिस्कस किया था। जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ये भी आपका इंक्लूड है सेकंड 25% सिलेबस में और ये लिक्विड स्टेट के ऊपर बेस करता है। इस चैप्टर में आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स और इसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वैन डर वाल्स फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लॉन्डन फोर्सेस है, एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये आपका बड़ा अहम टॉपिक है। इसी तरीके से एनर्जी चेंज एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, चेंज ऑफ स्टेट एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये भी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स और उसकी जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, यूजेस फ्रॉम डेली लाइफ। और जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो भी आपका स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट को डिस्कस किया गया है। इस चैप्टर में आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड्स और सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, जिसमें आपने वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी और टाइप्स ऑफ सॉलिड में आपने मास्टर्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस किया था। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टी को बड़ी डिटेल से इसमें डिस्कस किया गया इस चैप्टर में। सिमेट्री, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप, मेल्टिंग पॉइंट और हैबिट ऑफ क्रिस्टल और क्लीवेज प्लेन। तो इसी तरीके से क्रिस्टल ग्रोथ और आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रोपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिस्टल लैटिस फिर आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है। और उसमें आपने यूनिट सेल, NaCl क्रिस्टल को डिस्कस किया, लैटिस एनर्जी को, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिस्कस किया था। ये थी आपकी केमिस्ट्री की। और कंप्यूटर की जब बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी आपके 2 चैप्टर शामिल किए गए हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इस चैप्टर में आपने सबसे पहले जो है वो इनसाइड CPU आपने डिस्कस किया था। CPU में आपने जो उसके पार्ट्स हैं, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, कैशे और इंटरनल बसेस को डिस्कस किया था। जब बात करते हैं हम जो आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें अकामुलेटर है, AC, बेस रजिस्टर है, काउंटर रजिस्टर है, डाटा रजिस्टर है। और जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर थे उसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपने पढ़ा था, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR, मेमोरी बफर रजिस्टर MBR, प्रोग्राम काउंटर PC। और जो आपके पास बसेस थी उसमें डाटा बस, एड्रेस बस और आपके पास कंट्रोल बस थी। और जो CPU के ऑपरेशन है उसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन और उसकी टाइप्स, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट और जो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है जिसमें आपके पास 3 उसके लेवल हैं, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। और जो आपका सिस्क और RISC आर्किटेक्चर है वो भी आपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। और जो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग प्रोसेसर विद रेफरेंस टू क्लॉक स्पीड, इसमें इंटेल P4 और AMD है आपके पास, ये भी आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया था। और चैप्टर नंबर 4 आपका इनसाइड सिस्टम यूनिट है। लास्ट चैप्टर आपका CPU से रेलिवेंट था और ये सिस्टम यूनिट के अंदर की बात है। इस चैप्टर में आपने क्या किया कि CPU और सिस्टम यूनिट को सबसे पहले तो डिफरेंशिएट किया और उसके बाद जो केसिंग है,
कंप्यूटर, उसकी टाइप्स और जो आपके पास सिस्टम यूनिट के मेन कंपोनेंट्स हैं, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पोर्ट, एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, रिबन केबल है जिसमें उसकी फिर फर्दर आगे आपके पास पूरी डिटेल है, मेमोरी स्लॉट्स हैं, डिस्क कंट्रोलर है, कूलिंग सिस्टम है, बसेस है। तो ये सारा आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था। पोर्ट्स में अगर हम देखें तो सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट, PS/2 पोर्ट, फायरवायर पोर्ट, USB पोर्ट। और अगर हम एक्सपेंशन स्लॉट्स की बात करें तो उसमें आपके पास एक्सपेंशन कार्ड्स की अगर बात करें तो साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, मॉडेम कार्ड और नेटवर्क कार्ड। और मेमोरी चिप में सिम है आपके पास, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, SD रैम है आपके पास, ये आपके पास है, और DDR है आपके पास। तो ये आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये टॉपिक शामिल थे। ये था आपका कंप्यूटर का सिलेबस। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 5 है, और ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी हैं, उसकी एक्सरसाइज भी है, ग्रामर भी है आपकी इंक्लूड है। और जो आपका यूनिट नंबर 4 है उसमें थीम है, पैराफ्रेज भी है। 5 में भी थीम भी उसकी है, पैराफ्रेज भी है, क्वेश्चन आंसर भी है। लेटर्स एंड एप्लीकेशन में आपके पास टू द डायरेक्टर, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी रिगार्डिंग द इशू ऑफ ओवर चार्जिंग, to the SHO about the law and order situation in your locality, to the news editor about unhygienic conditions, to director education for grant of scholarship, to सुई गैस कंपनी फॉर न्यू गैस कनेक्शन। और इसी तरीके से जो पैराग्राफ हैं वो डिसिप्लिन, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। और जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो आपके पास 41 से लेके 60 तक वो आपने तैयार करने हैं। उर्दू का जो सिलेबस है उसमें आपका हिस्सा नसर में सबक नंबर 5 है, कुछ अदब के बारे में से लेकर सबक नंबर 8 आंगन तक के तमाम मशक़ी सवालात जो हैं वो इंक्लूड होंगे। और इसी के साथ जो आपका हिस्सा शायरी है उसमें हिस्सा नज़म में नज़म नंबर 4, 5, 6 तशरीह के साथ शामिल होगी। और जो हिस्सा गज़ल है उसमें आपके पास गज़ल नंबर 2, गज़ल नंबर 3 तशरीह के साथ तमाम मशक़ी सवालात इंक्लूड होंगे। और हिस्सा कवायद में आपके पास जो इमदादी या मावन फ़ेल की तारीफ़ है उसकी मिसालें हैं। और इसी तरीके से सनत, मरात, नज़ीर, हुस्न तालील, लफ़ व नशर और गज़ल, नज़म, मज़मून, मसनवी ड्रामा और मरसिया, इन सब की आपने तारीफ़ें तैयार करनी हैं। और जो दरख्वास्त है वो नाज़म यूनियन कौंसिल को अपने महल्ले की गली पुख्ता करने के लिए वो तैयार करनी है। टेलीविज़न के नुकसानात और फ़वाइद के बारे में मुकालमा या अपना मकान किराए पर उठाने की रसीद लिखनी है। और लास्ट में जो है आपका इस्लामियात, इसमें आपका जो दूसरा आपका पर्चा है इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 2 है, इस्लामी तशख़्ख़ुस, नमाज तामाशरती ज़िम्मेदारियाँ तक, ये आपने तैयार करना है। ये था स्टूडेंट आपके एक डिटेल डिस्कशन ऑफ स्कीम ऑफ स्टडी जो आपका सेकंड 25% सिलेबस में शामिल है। अगर आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे इंडिविजुअली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी वक्तन फ़क्तन मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। मैंने फिज़िक्स के तीनों चैप्टर्स की न्यूमेरिकल शेयर कर दी हैं। मैं एक्सरसाइज भी चैप्टर 5 की जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो इस तरीके से अपनी तमाम सेकंड 25% सिलेबस की स्कीम को आप तैयार करें और दिल लगा कर पढ़ें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। स्टूडेंट्स, आपकी जो सेकंड 25% सिलेबस की जो डेट शीट है उसमें आपका पहला पेपर जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का सेम स्कीम है। यकम मई को आपका पहला पेपर फ्राइडे को मैथ बायो का होगा। सेकंड मई सैटरडे को आपका इंग्लिश का पेपर होगा। मई 3/2/2020 आपका जो है वो संडे को उर्दू का संडे इंक्लूड है आपका, अब घर में ही है। और मैं चाहता हूँ कि आपके पेपर, आपकी स्कीम जल्दी जल्दी फॉलो हो। उर्दू का पेपर होगा 4 मई को, मंडे को फिज़िक्स का पेपर होगा। 5 मई को ट्यूसडे को आपका इस्लामियात फर्स्ट ईयर वालों का और सेकंड ईयर वालों का पाक स्टडीज़। और 6 मई को आपका वेडनेसडे को आपका केमिस्ट्री कंप्यूटर का पेपर होगा। ये थी आपकी डेट शीट। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी सेकंड 25% की डेट शीट, जिसमें आपको मैंने बता दिया है कि आपका 1 मई से लेके 6 मई तक जो है वो कौन कौन सा पेपर होगा।
और पेपर की टाइमिंग के हवाले से नोट करें कि आपका पेपर उसी तरह से 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपका पेपर जो है वो आप अटेम्प्ट करें अपने इसी टाइमिंग के मुताबिक। पेपर मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करता हूँ और बर वक्त शेयर कर दिया करता हूँ। हाँ, अगर कोई पेपर थोड़ा सा लेट हो तो मैं उसकी टाइमिंग भी बता दिया करता हूँ। तो इसलिए पेपर रिसीव करने के बाद, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट्स ये फीडबैक ज़रूर दें। और मैं आज ये आपको बात बताऊं कि जो स्टूडेंट फीडबैक नहीं देते तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो एब्सेंट है। यहाँ स्टूडेंट्स ये बड़ा अहम पॉइंट नोट कर लें कि जो स्टूडेंट्स फीडबैक नहीं देते मुझे, वो इसका मतलब है अपनी अटेंडेंस नहीं लगा रहे। ये ऐसे ही है जैसे क्लास में जब मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ तो कोई स्टूडेंट्स गैर हाजिर है, नहीं आ रहा। पेरेंट्स भी ये बात अगर सुने तो प्लीज़ काइंडली इस चीज़ को यकीनी बनाएं ताकि मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो कि आप लोग काम कर रहे हैं। अगर आप अपना फीडबैक नहीं दे रहे, आप मुझे रिस्पांस नहीं कर रहे, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये आपकी एब्सेंस है, आपकी नेग्लिजेंस है कि आप अपना रिस्पांस नहीं दे रहे। इसका मतलब है आप अपना काम नहीं कर रहे। तो ये थी आपकी डेट शीट, इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करें। तो स्टूडेंट्स ये था आपकी आज की सेकंड 25% की स्कीम ऑफ स्टडी और सेकंड 25% सिलेबस की प्री बोर्ड की डेट शीट। और दिल लगाकर मेहनत करें, तैयारी करें अपने आप को। आप घर में हैं, अपने आप को प्रिपेयर करें अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से, क्योंकि ये जो डिले है इसको यूटिलाइज़ करें। इस डिले से अपनी पढ़ाई के अंदर गैप मत लाएं। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल एज योर फेडरल बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।